हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको ये स्क्रीन शो हो रही है? भले चैट में बता दें, चैट में भी आप कर सकते हो रेस्पॉन्ड। ओके। सो सीआरपीसी आज हम डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी को जो है ना बड़ा हमने कम टाइम दिया, पाकिस्तान पिनल कोड को, पीपीसी को तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस वीक में जो है ना वो हम सीआरपीसी को पढ़ेंगे। और मोहम्मदन लॉ को जो है ना वो इस्लामिक जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है हम उसको थोड़ा बहुत देखेंगे। सो आवर फर्स्ट लेक्चर इज रिलेटिंग टू दिस डेफिनेशंस। आपको शो नहीं हो रही हुसैन भाई? मैं तो शो कर रहा हूँ, और ये जो है ना दूसरे स्टूडेंट्स को तो शो हो रही है। आपको क्यों नहीं शो हो रही? शो हो रही। फिर से चेक करें। चले मैं दोबारा इसको शेयर करने लगता हूँ। आप देखें, अब शो हो रही है। इज इट शोन टू यू और नॉट? अब शो हो रही है या नहीं? हाँ यार, हुसैन पता नहीं क्यों बोल रहा है तो नहीं हो रही शो। अ, हो रही है अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो है ना वो डेफिनेशन हमने एक चैप्टर पहले भी क्लियर किया था, जिसमें हमने समन्स को डिस्कस किया था सीआरपीसी के अंदर। वारंट को डिस्कस किया था, वारंट ऑफ अरेस्ट को। और उसके अलावा प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट पहले वगैरह इन चीजों इसकी को। एक क्लास हुई। जी हेलो। एक क्लास हुई है सीआरपीसी की। हाँ हाँ, सीआरपीसी की जो है ना एक क्लास हुई थी। उसके बाद जो है ना अब जो है ना हम नेक्स्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं। एक ठीक है, तो आज जो है ना हम वो डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस को। तो मैंने इन चीजों की स्लाइड्स नहीं बनाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ सीआरपीसी को ना थोड़ा बेयर एक्ट से देख लो, क्योंकि बेयर एक्ट से बड़े क्वेश्चन आते हैं सीआरपीसी। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इन द सीआरपीसी इज एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन होगा? ठीक है। तो एडवोकेट पहला जो मैंने लॉ गेट में पिछली बार जो देखा था उसमें हमारे पास ये सवाल आया था, ये जो टर्म है ना इसको रिप्लेस कर दिया था इन्होंने। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स, किनको इंक्लूड करता है? ऑल्सो अ गवर्नमेंट एडवोकेट, और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट, सच ऑफिसर इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसको भी ध्यान में रखना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में from time to time appoint in this behalf। shall, may, include, exclude, इस तरह के जो टर्म्स है ना वो आते हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट आ जाए तो दीज आर द टर्म्स विच मेक कैंडिडेट्स कंफ्यूज। तो इस इन पर थोड़ा है ना वो फोकस ज्यादा करना। बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का तो हमें पता है। ठीक है। और सेकंड शेड्यूल जो है ना वो डील करता है, हमने शेड्यूल को भी डिस्कस किया था पिछली बार। तो बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? दोज व्हिच आर प्रोवाइडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। लेकिन ये डेफिनेशन इसको किस तरह डिफाइन करती है? कह रही है कि बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस शोन इज बेलेबल इन सेकंड शेड्यूल, or which is made bailable by any other law for the time being in force। And non bailable offense means any other offense। यानी वो ऑफेंस जो बेलेबल नहीं होगा वो नॉन बेलेबल होगा। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की जो डिस्क्रिप्शन में कहूँ, इट इज प्रोवाइडेड इन सेकंड शेड्यूल। देयर आर सम 5 शेड्यूल्स इन सीआरपीसी। चार्ज क्या होती है? चार्ज के लिए जो सेक्शन है ना वो है 221 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि सब्सटेंशियल पॉइंट्स ऑफ चार्ज बताता है। फिर मजिस्ट्रेट के ट्रायल के अंदर चार्जेस अलग होती हैं, उनका सेक्शन 242 है। उसके अलावा जो है ना वो सेशंस ट्रायल में चार्ज का सेक्शन अलग है, 265 के है या 265 एच है। इस तरह अलग सेक्शंस हैं, तो सेक्शंस को थोड़ा मतलब आप जो है ना ध्यान में इन मेन मेन जो सेक्शन है उनको याद कर लें। तो चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज। हेड का यहाँ पर मतलब है कि कोई भी पॉइंट उसके अंदर होगी कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन। ठीक है ना, जब बहुत ज्यादा हेड्स हैं मौजूद चार्ज में तो हर एक हेड जो है ना इट इज द चार्ज।
कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? वो ऑफेंसेस अगेन दोज व्हिच आर प्रोवाइडेड इन सेकंड शेड्यूल। तो ये क्या कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force, arrest कर सकता है without the warrant। हाँ हाँ, सही बात है। एक्शनेबल ऑफेंस जो है ना वो भी कुछ हद तक सही है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो मेन डेफिनेशन है ना तशकील भाई, उसकी ये कि जहां पर पुलिस जो है वो अरेस्ट विदाउट वारंट कर सके। जहां पर और पुलिस के पास पावर नहीं है टू अरेस्ट एनी अक्यूज्ड पर्सन विदाउट वारंट, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं? वो सेकंड शेड्यूल में मौजूद है। बाकी आपकी बात भी सही है कि एक्शनेबल ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर एक्शनेबल ऑफेंसेस, लेकिन सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एक्शनेबल नहीं होते, नॉन कॉग्निजेबल भी तो एक्शनेबल होते हैं ना, भले वो इतने ज्यादा संगीन नौयत के ना हो, अल्दो दो ऑफेंसेस आर एक्शनेबल ऑफेंसेस। तो कॉग्निजेबल की जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। इसके लिए सेक्शन 154 जो है ना वो आप पढ़ सकते हो, जहाँ पर एफआईआर लॉज होती है फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद है कंप्लेंट। कंप्लेंट का सेक्शन है सेक्शन नंबर 200। ठीक है, पूरा इसका चैप्टर है, इसका नाम ही है ऑफ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट हमेशा याद रखना इस चीज को, कंप्लेंट इज ऑलवेज मेड बिफोर मैजिस्ट्रेट। ये हमेशा मैजिस्ट्रेट के पास होती है, मैजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करी जाती है अंडर सेक्शन 200, 202, 203। ठीक है। और अगर अब मैजिस्ट्रेट समझता है कि ऑफेंस जो है ना वो इस नौयत का है कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, यानी मैजिस्ट्रेट उस ऑफेंस को ट्राई नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल रॉबरी, उसको ट्राई नहीं कर सकता मैजिस्ट्रेट, देन मैजिस्ट्रेट शल ट्रांसफर दैट ऑफेंस टू द सेशंस कोर्ट। सेशन कोर्ट को पास कर देगा उसको अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो 190 को याद रखना, ये भी बहुत बहुत, ये जो सेक्शंस में बता रहा हूँ ना, आई कैन से कि ये जो ना मोटे मोटे सेक्शन है सीआरपीसी के, जो कि सेक्शन नंबर्स पूछ लिए जाते हैं सीआरपीसी के लॉ गेट के पेपर के अंदर, तो ये वो सेक्शन है। तो 190 सेक्शन जो है ना वो डील ही करता है कॉग्निजेंस से। ठीक है, जो कि आपने तश्कील भाई बताया ना कि एक्शनेबल, तो वो कॉग्निजेंस के लिए वो टर्म यूज होता है कि व्हेन एनी एक्शन इज टेकन। तो कॉग्निजेंस ली जाती है अंडर सेक्शन 190। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि दिस ऑफेंस इज नॉट नॉट अंडरस्टूड, ठीक है, या दिस ऑफेंस इज नॉट एक्शनेबल बाय द मजिस्ट्रेट, और when this offense is not tried by the magistrate, then the magistrate shall transfer that offense under section 190 subsection 2 to the sessions court। अब ये कंप्लेंट क्या कहता है इसको पढ़ें। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन। कंप्लेंट क्या होती है? एलिगेशन होती है, इस टर्म को याद रखना। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन यानी ब्लेम लगाना किसी पर। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। ओरली भी हो सकती है या राइटिंग में भी हो सकती है। सो द क्वेश्चन मे बी इन द लॉ गेट के whether complaint may be orally or not, or whether complaint may be in writing or not. So the answer is yes, it can be in writing or it can be orally also, oral also। तो orally or in writing to a magistrate, ये हमेशा magistrate को होगी, with a view to taking action, जिसको हम कहते हैं cognizance। cognizance की मीनिंग याद कर लो, cognizance का मतलब है taking action under this code, that such that some person whether known or unknown has committed an offense, but it does not include the report of a police officer। ये किस चीज को इंक्लूड नहीं करती? ऑफ द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर अगर हो जाए तो फिर कंप्लेंट नहीं हो सकती, क्योंकि एफआईआर और कंप्लेंट जो है ना, दे बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। तो जब एक बंदा एफआईआर नहीं फाइल करना चाहता, वो समझता है कि अगर मैं एफआईआर लॉज कराने जाऊंगा तो जो पुलिस ऑफिसर है वो लॉज ही नहीं करेगा, वो अपनी लगा कर वहां पर बैठ जाएगा।
शैल नॉट लॉन्च एन एफआईआर अंडर सेक्शन 154। तो उसके पास एक और रेमेडी है, वो है कंप्लेंट की, कि ही मे गो डायरेक्टली बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी फॉर फाइलिंग कंप्लेंट which may be oral or in writing. Now the high court means the highest court of criminal appeal or revision for a province, एक सूबे के लिए, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो। ठीक है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या सेशंस कोर्ट को, एज पर दिस डेफिनेशन, हम क्या सेशंस कोर्ट को हाई कोर्ट कह सकते हैं? क्योंकि ये तो बोल रहा है कि कोई भी सूबे की हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील हो, वो हाई कोर्ट हो जाएगी। तो क्या हम सेशंस कोर्ट को हाई कोर्ट बोल सकते हैं या नहीं? आप नो मुझे, सर। नो, क्यों क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सर हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन होती है वो या तो क्रिमिनल अपील में जाते हैं या तो प्रीवियन में जाते हैं। हाँ, द मेन रीजन इज, ये बोल रहा है हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट तो सूबे के अंदर हाई कोर्ट ही होती है, उससे हाईएस्ट तो है नहीं। सेशंस कोर्ट खुद हाई कोर्ट से कम है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एट सम एक्सटेंट वी कैन से सेशंस कोर्ट इज नॉट अ हाई कोर्ट ऑफ अ प्रोविंस। उसके बाद है इंक्वायरी। इंक्वायरी जो है वो भी कोर्ट कराती है, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों अलग हैं इन टर्म्स, बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं है, कोर्ट मैजिस्ट्रेट नहीं है, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट? इंक्वायरी इंक्लूड्स एनी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अदर दैट ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोर्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो क्या है, कि इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट भी कंडक्ट कर सकता है, कोर्ट भी कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि इंक्वायरी ट्रायल नहीं है, ट्रायल इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो ट्रायल में तो फिर जो चार्ज वगैरह फ्रेम होंगी ये चीजें, इंक्वायरी इज अ डिफरेंट थिंग। इंक्वायरी और ट्रायल में बड़ा फर्क है, ट्रायल अलग चीज है और इंक्वायरी जो है ना वो अलग चीज है, इन चीजों को याद रखिएगा। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। इन्वेस्टिगेशन को आप इसका जो इस तरीके से याद करें, ये जो आई है और इन्वेस्टिगेशन का भी आई, तो अगर वहां पर सेक्शन और क्लॉज नंबर दोनों लॉ गेट में पूछ लें कि इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे? सेक्शन 4 सब सेक्शन या क्लॉज जो है ना उसकी आई, आई से शुरू, आई थे, आई पर इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है पुलिस, इंक्वायरी कंडक्ट करता है कोई मैजिस्ट्रेट या जो है वो कोई कोर्ट। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ ज्यादा डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है या कोई प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, अगर उसे कोर्ट कहे कि आप जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई लैंडलॉर्ड है, जमीन का मालिक है, उसके इलाके में किसी ने चोरी की है, कोर्ट ऑर्डर करे उस लैंडलॉर्ड को कि तुम जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को तो तुम आने नहीं दे रहे, तुम इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो एंड देन फाइल अ रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट। तो वो भी कोर्ट चाहे तो कर सके, आगे आप पढ़ोगे चैप्टर्स में ना ये चीजें प्रोवाइडेड हैं। तो द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पर्पस क्या है? एविडेंस को कलेक्ट करना है। कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, इसको पुलिस ऑफिसर भी कंडक्ट कर सकती है, और बाय एनी पर्सन, या कोई और भी बंदा अगर चाहे तो उसको, चाहे मतलब कोर्ट अगर उसको ऑर्डर करे, अदर देन अ मैजिस्ट्रेट who is authorized by a magistrate in this behalf. Now the next is judicial proceeding. जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होती है जो कि ऑन ओथ जब मामलात हो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, देन दैट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। पुलिस के सामने जो हमें एविडेंस दिया जाता है ना अंडर सेक्शन 161, तो वो जो है ना वो ऑन ओथ नहीं होता है। लेकिन बट व्हेन द सेम एविडेंसेस आर what we can say given by the witnesses before the court of law, those evidences are on oath, and we can say those evidences are the part of judicial proceeding। मैजिस्ट्रेट कौन होता है भाई? जो ट्रायल चलाए, केस को सुने, एविडेंसेस जिसके सामने रिकॉर्ड किए जाए वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा क्या,
and includes a special judicial magistrate appointed under section 12 and section 14, जो कि हम आगे जो है ना जब बढ़ेंगे तो डिस्कस इन चीजों को करेंगे. These are special magistrates which are appointed by the provincial government. नाउ द नेक्स्ट कम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. इसको भी इसी तरीके से याद कर सकते हो कि नॉन का एन और क्लॉज नंबर भी एन, यानी सेक्शन 4 क्लॉज एन डील्स विद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. वो तमाम ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जो कॉग्निजेबल नहीं है. यानी वो तमाम ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं जहां पर पुलिस जो है, पुलिस को वारंट चाहिए मजिस्ट्रेट का फॉर अरेस्टिंग एनी पर्सन. यानी जहां पर विदाउट द वारंट ऑफ अरेस्ट पुलिस, विदाउट द वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट पुलिस कैन नॉट अरेस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन. तो सेक्शन क्या कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एनी ऑफेंस फॉर a non-cognizable case means a case in which a police officer may not arrest without warrant. ये with r नहीं है, ये without warrant. Now the next is offense. कि भाई offense क्या होता है. सेक्शन 4 का o और offense का o, इन दोनों का इस तरीके से याद कर सकते हो. सेक्शन 4 क्लॉज o डील्स विद ऑफेंस. ऑफेंस क्या होता है कि भाई कोई एक्ट या कोई ओमिशन. ठीक है भाई, कोर्ट ने जो है ना वो कह दिया एक पब्लिक सर्वेंट को कि तुम जो है ना वो एज पर दिस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इस बंदे को कोई भी डॉक्यूमेंट ना देना, कोई भी डॉक्यूमेंट ना देना. ठीक है, यानी कोर्ट कह रही है कि तुम ओमिट करो फ्रॉम गिविंग एनी डॉक्यूमेंट टू दिस पर्सन, क्योंकि ये अक्यूज पर्सन है, इसको कोई डॉक्यूमेंट ना देना. उस बंदे ने दे दिया, यानी उसने ओमिशन कमिट की, तो वो भी ऑफेंस होगा. एन ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन made punishable by any law for the time being in force. It includes any act in respect of which a complainant may be made under section 20 of cattle trespass act. हाँ ये भी आया था, कैटल ट्रेसपास एक्ट का भी पूछा गया था. तो कि अगर कोई ऑफेंस जो है ना वो अंडर सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट के तहत कमिट किया जाए तो क्या वो ऑफेंस होगा या नहीं. तो आंसर इज यस, वो भी ऑफेंस होगा. तो ये वाकई में था सेक्शन, इसको थोड़ा रखना ध्यान में. इस वजह से मैंने जो स्लाइड्स नहीं बनाई, क्योंकि स्लाइड्स में मैं, ये एक प्रोसीजरल लॉ है ना, तो कोई चीजें मिस कर जाता मैं. देयरफॉर आई what we can say opted to teach you on directly on the PDF. Now the next is section 4 clause P, which deals with the officer in charge of a police station, जिसे हम कहते हैं IO, investigation officer. Officer in charge of a police station includes when the officer in charge of the police station is absent from the station house, from the station house, or unable due to illness or cause to perform his duties. The police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the. अब सिंपल बात यह कि देखें भाई, एक ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है, सब इंस्पेक्टर जो पुलिस का होता है ना, इसका स्केल परहैप्स द स्केल इज 14. ये 14th स्केल का एक सब इंस्पेक्टर होता है. उमूमन इस बंदे को जो है ना वो ऑफिसर इंचार्ज बनाया जाता है किसी भी केस में. हर केस का एक अलग आईओ होता है, तो उसको वो बनाया. लेकिन अगर आईओ मौजूद नहीं है, जो कि ये सिचुएशन बताई गई है कि वो एब्सेंट है किसी भी कॉज की वजह से या वो बीमार है, तो उस जगह पर उसके नीचे जो भी नेक्स्ट रैंक होगा, ही शैल बिकम द ऑफिसर इंचार्ज. फॉर एग्जांपल भाई, सब इंस्पेक्टर के नीचे जो नेक्स्ट रैंक है वो एएसआई का है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो वो करेगा, तो वो ही शैल बिकम द आईओ. तो इस तरह जो है ना वो दिस इज द हायरार्की ऑफ द आईओज. नेक्स्ट इज क्यू, प्लेस. प्लेस क्या होगी. प्लेस इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेजल. वेजल जो है ना वो कश्ती को कहा जाता है. तो अगर कश्ती है ना, इट इज ऑल्सो अ प्लेस एज पर डेफिनेशन. लीडर को छोड़ते हैं हम, वी आर गोइंग डायरेक्टली टू द पुलिस स्टेशन. तश्कील भाई कौन सा रिपीटेड आस्क्ड है. हाँ प्लेस बिल्कुल. अब मैं आपको बताऊं, एक हिंट दूं कि ये जो टर्म इंक्लूड है ना,
इस इंक्लूड के बाद जो भी चीजें आ जाए वो इम्पोर्टेंट होती हैं और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन के पोर्शन से अक्सर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, इंक्लूड के बाद जो भी आ जाए। तो यहाँ पर हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेजल, इसको याद रखना, ये चीजें आ जाती हैं। पुलिस स्टेशन पर आते हैं। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट or place declared generally or specifically by the provincial government PG to be a police station and includes any local area specified by the provincial government in this behalf. Now the next is T, public prosecutor. ये जो सरकारी वकील होते हैं हम उसे कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इनकी पूरी अब हायरार्की होती है, एडीपीपी, डीपीपी। So the public prosecutor means any person appointed under section 492 and includes any person acting under the directions of a public prosecutor and any person conducting a prosecution on behalf of the state in any high court in the exercise of its original criminal jurisdiction। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंपल, यहाँ पर जो याद करने की चीजें हैं कि ये अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 492। ठीक है, और हाई कोर्ट में जो है ना वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट होता है, फॉर जब ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के लिए अगर मामला आ जाए तो फिर। सब डिवीजन को देखें, सब डिवीजन मीन्स सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर कंफ्यूज ना हो जाना अगर के वहां डिस्ट्रिक्ट की जगह पर कोई डिवीजन वगैरह दे दे, तो दिस इज डिस्ट्रिक्ट। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स, words which refer to acts done extend also to illegal omissions। जिस तरह हमने ऑफेंस को देखा ना, वही डेफिनेशन यहाँ पर है कि जिस तरह एक एक्ट ऑफेंस है, जिस तरह एक ओमिशन ऑफेंस है, इस तरह इस कानून में जो भी एक्ट लिखे हुए हैं वो भी कंसिडर किए जाएंगे और जो इलीगल ओमिशंस हैं वो भी कंसिडर किए जाएंगे। सो वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन extend also to illegal omissions। ठीक है, now the next is words to have same meaning as in Pakistan Penal Code। यानी सीआरपीसी में जो है ना वो अगर कोई एक्सप्रेसली यहाँ पर कोई चीज डिफाइंड है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई डिफाइंड नहीं है तो उसका मतलब वही लिया जाएगा जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में मौजूद है। all words and expressions used herein and defined in the Pakistan Penal Code, यहाँ पर यूज तो हुए हैं लेकिन उनकी अगर डेफिनेशन पाकिस्तान पिनल कोड में मौजूद है तो वहां से जो है ना हम उस मीनिंग को, उस डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। All words and expressions used herein and defined in the Pakistan Penal Code and not herein before defined shall be deemed to have the meanings respectively attributed to them by that code। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जो भी वर्ड्स अगर कोई भी सीआरपीसी में लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो टर्म है रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? अगर सीआरपीसी में इसकी डेफिनेशन नहीं है तो इसकी डेफिनेशन वाकई में रिफॉर्म्स की तो डेफिनेशन सीआरपीसी में है ही नहीं। सपोज करें इसकी डेफिनेशन पाकिस्तान पिनल कोड में लिखी हुई है, हालांकि पाकिस्तान पिनल कोड में भी नहीं है, लेकिन एक जो है ना सपोजिशन ले रहे हैं कि सपोज करें रिफॉर्म्स टर्म जो है इट इज डिफाइंड इन पाकिस्तान पिनल कोड, तो हम जो है ना वो उसकी डेफिनेशन को कंसिडर कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग सीआरपीसी। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, के पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो भी ऑफेंसेस लिखे हुए हैं उसका ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा? वो प्रोसीजर होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर कंटेंट। यानी सीआरपीसी में जो भी प्रोसीजर लिखा हुआ है वो प्रोसीजर जो है ना वो फॉलो होगा। उसके अलावा अगर कोई ऑफेंस हो जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू एनी अदर लॉ, वो स्पेशल लॉ के तहत कोई ऑफेंस कमिट हो गया है, फॉर एग्जांपल जो है ना एंटी टेररिज्म जो होता है, एंटी नारकोटिक्स का हो गया, उसका अगर कोई ऑफेंस है तो अगर एंटी नारकोटिक्स में प्रोसीजर मौजूद नहीं है टू डील विद दैट ऑफेंस तो फिर वहां पर भी सीआरपीसी अप्लाई होगा। ठीक है,
हालांकि देखा जाए तो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स में तमाम जो है ना प्रोसीजर्स मौजूद हैं, लेकिन सपोज करें कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए देयर इज नो एनी व्हाट वी कैन से प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, तो फिर जो है ना वो उस ऑफेंस के लिए भी सीआरपीसी अप्लाई होगा। यानी सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोर्ट्स शैल डिसाइड द मैटर। तो अब इसको थोड़ा बेयर रीडिंग करते हैं कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शल एनी अदर लॉ, यानी पाकिस्तान पिनल कोड में अगर मौजूद नहीं है तो अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है, शल बी इन्वेस्टिगेटेड, तो वो इन्वेस्टिगेशन उसकी होगी या उसकी इंक्वायरी होगी, उसको ट्राई किया जाएगा, एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द मैनर और प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इंक्वायरिंग इनटू ट्राइंग और अदरवाइज डीलिंग विद सच ऑफेंस। सिंपल मतलब ये कि उसका फिर जो है ना वो उसके लिए उसको ट्राई करने के लिए सीआरपीसी के प्रोसीजर की हेल्प ली जाएगी। अगर उस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए प्रोसीजर उस कानून में मौजूद नहीं है तो ये डेफिनेशन थोड़ी बहुत थी, और ये जो है ना हर बार आती हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ, जो कि अरेस्ट और डिटेंशन वगैरह से डील करता है, और वो भी जो है ना वो लॉ गेट के सिलेबस का पार्ट है। तो देख लें पहले कि आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तब तक पूछ लो। ठीक है, तो फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, अरेस्ट के बारे में है, और ऑफ अरेस्ट एस्केप एंड रीटेकिंग, दिस इज चैप्टर नंबर 5। सेक्शन 46 को ना इसका रट्टा मार लो। सेक्शन 46 जो है ना ये अरेस्ट से डील करता है, अरेस्ट का पूरा प्रोसीजर 46 में मौजूद है, और ये चीज बहुत बार पूछी भी गई है कि अरेस्ट इज मेड अंडर विच सेक्शन। तो अरेस्ट करने का सिंपल जो तरीका है ना वो ये है कि भाई पुलिस को जब पता चला अक्यूज का, अक्यूज के पास जाएगी और अक्यूज को कहेगी कि तुम मोबाइल में बैठ जाओ, यानी गाड़ी में बैठ जाओ, बस सिंपल अरेस्ट इस तरीके से होगा। या सिंपल उसको टच किया, अरेस्ट ये हो गया। लेकिन अगर फिर वो जो है ना वो चालाकी करने लग गए, अगर वो अरेस्ट को रोकने लगे, ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे, तो फिर जो है ना वो नेसेसरी जो फोर्स होगी, तो वो फोर्स जो है ना वो पुलिस लगा सकती है। तो सेक्शन 46 की बेयर रीडिंग क्या करती है, कहती है कि इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शल एक्चुअली टच, ये चीज इसको ना ध्यान में रखना। क्या अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा कि उसको टच करे और confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action। यानी वो अगर बंदा खुद कह दे कि मैं चल रहा हूं आपके साथ, तो बस उसको ना फिर कन्फाइन करने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे। बट वेन द थिंग इज ऑफ री स्टेटिंग endeavor टू अरेस्ट, यानी अगर वो बंदा चालाकी करने लगे, इफ सच पर्सन फोर्सिबली resist the endeavor to arrest him और attempts to evade the arrest, भागने की कोशिश करे, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest, ठीक है ना, तो जो जरूरी होगा, it shall be done to arrest that person then। अब ये जो है कि इंपॉर्टेंट बात करता है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस सब सेक्शन की कोई नहीं है। Nothing in this section gives the right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life। यानी ये सेक्शन ये बात करता है कि भाई अगर किसी बंदे ने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सजा जो है ना वो डेथ नहीं है, जिसकी सजा जो है ना वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसने थेफ्ट कमिट किया अंडर सेक्शन 378, उसने चोरी की है। अब चोरी की सजा जो है ना वो 3 साल है। चोरी के लिए जो है ना उसको उसको डेथ पेनल्टी तो होगी नहीं। अब अगर ये बंदा अरेस्ट करने ना दे, अपने आप को भागने की कोशिश करे, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है ना गोली निकाल कर उसे मार देगी।
क्योंकि उसकी सजा ही डेथ नहीं है, आपने उसको किस तरह डेथ उसकी कमिट कर दी। ठीक है, तो ये सिंपल ये बात ये करता है। लेकिन अब मैं एडिशनल एक चीज बताऊं आपको, कि सपोज करें कि उसने एक ऑफेंस किया है मर्डर, और पुलिस उसको अरेस्ट करने गई। अब मर्डर की सजा तो डेथ तो है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो है, ताजीर तो है, किसास तो है, दियत तो है। ठीक है, अब वो बंदा अगर अरेस्ट करने नहीं देता, भागने की कोशिश करता है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो गन निकालो और उसको ठोक दो, यानी उसको आप मार दो, और ये कह दो आपके जो है ना इसका इसने ऑफेंस इस तरह का कमिट किया था जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है, इस वजह से अब ये जब भाग रहा है तो हमने इसको मार दिया। मैं यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल ही अपना डाइसेंटिंग नोट देता हूँ, मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ऐसे बंदे को आप किस तरह मार सकते हो। आप जो हो सके उसको अरेस्ट करने की कोशिश करो, जिंदा अरेस्ट करो, लेकिन उसको मार नहीं सकते, भले उसकी उसके ऑफेंस की सजा डेथ पेनल्टी ही क्यों ना हो। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है ना खुद ही कह रहा है, कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे, अक्यूज पर नहीं है। तो जब बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे है, तो केस प्रोसिक्यूशन प्रूव तो करे पहले। आपने जो है ना ऑन डाउट एक बंदे को कैसे गोली मार दी और उसको जो है ना वो कत्ल कर दिया, सिर्फ इस वजह इस बुनियाद पर कि वो बंदा भाग रहा था। तो अभी वो सिर्फ अक्यूज है, वो कन्विक्ट नहीं है। कन्विक्ट तब होगा जब केस चले, ट्रायल चले, फिर प्रूव हो जाए कि इसने वाकई में ऑफेंस कमिट किया है, फिर उसको सजा देना। आप अरेस्ट सिर्फ अरेस्ट या अभी करना है, अभी स्टेज ये है कि केस शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक, और अब वो बंदा अगर भागने की कोशिश कर रहा है, यू आर शूटिंग हिम, आप जो इसको फिर जो है ना वो मार रहे हो, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसका जो ऑफेंस था इट इज पनिशेबल विद डेथ, तो मारा नहीं जा सकता। मैं मेरा ये डाइसेंटिंग नोट इस चीज पर। सेक्शन 47 सेक्शन नंबर को भी याद करना, ये सर्च से डील करता है। सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। एक बंदा है जिसको अरेस्ट करना है, वो किसी घर में घुस गया है और छुप के बैठा है। तो अब इसको अरेस्ट किस तरह किया जाएगा? तो अरेस्ट इस तरीके से किया जाएगा, जो उसका ओनर होगा उस घर का, उसको पहले जो है ना वो वारंट दिखाया जाएगा कि सर अंदर ये बंदा जो है ना वो आया है, हम जो इसको अरेस्ट करने आए। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी जहां पर तो वारंट वारंट तो हो गई नहीं पुलिस के पास, तो फिर वहां पर जो है ना पुलिस उस बंदे को सेटिस्फाई करे कि हम जो है ना वो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, रियासत की स्टेट के बिहाफ पर आए, इस बंदे ने एक ऑफेंस कमिट किया है, एंड वी आर हियर टू व्हाट वी कैन से अरेस्ट दिस दैट पर्सन व्हिच इज हिडन इन योर प्रीमाइस। लेकिन बेयर कानून क्या कहता है, बेयर रीडिंग क्या कहती है कि इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, ठीक है, और एनी पुलिस ऑफिसर, यानी एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाए, या कोई दूसरा बंदा कौन, जिसको कोर्ट ने जो है ना वो कोर्ट ने जिसको ऑथोराइज किया हो कि आप अरेस्ट करो, तो वो प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते। तो इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, या कोई पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज entered into, यानी वो घर में घुस गया है, और इज विद इन एनी प्लेस द पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, यानी उस घर का जो मालिक है, शल ऑन डिमांड, यानी पुलिस उस घर घर का जो मालिक है उसको डिमांड करेगी, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज एफोर्सेड, और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इन ग्रेस देयर टू। पुलिस कहेगी कि सर आपके आपके घर में एक बंदा जो है ना घुस गया है, हमें जो है इन ग्रेस दो, यानी हमें जो है ना परमिशन दो कि हम जो इसके अंदर घुस जाएं। तो उसको जब परमिशन मिलेगी तो है ना फिर वो घुस सकते हैं अंदर, उस बंदे को जो है ना वो सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर सर्च देयर इन। सेक्शन नंबर 48, प्रोसीजर वेयर इन ग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। यानी जहां पर इनग्रेस ना दी जाए, यानी उसको घर में घुसने की पुलिस को इजाजत ना मिले, या तो वो ओनर मौजूद ना हो वहां पर, या जो वो ओनर उसे इंटर ना होने दे, तो फिर जो है ना पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो दरवाजे को तोड़ सकती है, विंडो को तोड़कर अंदर इंटर हो सकती है। ठीक है, ये ना, और पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो इनग्रेस इनटू कर सकती है इन एनी प्लेस, इन एनी प्रीमाइसेस विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर इवन। तो इसके अंदर सिंपल यही चीज है, तो देयर इज नो नीड टू गो इन बेयर रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन। हाँ, ये ब्रेकिंग ओपन जनाना, यानी एक घर में एक औरत रहती है और वो बापर्दा औरत है,
वो मर्दों के सामने निकलती नहीं, तो उसको जो है ना वो एक नोटिस दिया जाएगा पहले उस औरत को कि आप जो है ना घर को काइंडली फॉर अ टाइम बीइंग इस घर को खाली करो, ताकि जो एक बंदा आपके घर में घुस गया है, वी वांट टू अरेस्ट दैट पर्सन अंटिल वी हैव अरेस्टेड, आफ्टर अरेस्ट यू बिकम बैक टू द होम। ठीक है, तो फिर वो औरत जो है ना वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद पुलिस के पास इख्तियार है कि जो नेसेसरी मीन्स टू एंटर इनटू हो, वो नेसेसरी मीन्स यूज करे और फिर उस घर में घुस जाए। ये जो मैं सेक्शन आपको चैप्टर 5 अभी पढ़ा रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मेरे पास हैं, वो जो है ना मैं इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उनको देख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 49, पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पसेस ऑफ लिबरेशन। ठीक है, तो ये सेक्शन ये बात करता है कि अगर कोई पुलिस वाला है और वो अंदर एंटर हो गया, लेकिन चोर ने बड़ी हराम पाई की हथियार लेकर बैठा है अंदर, अब जो है ना वो इनको मार सकता है, तो पुलिस जो है ना वो अपनी अब जो हो सके पुलिस अपनी तमाम पावर्स को यूज करके दरवाजे वरवाजों को तोड़कर निकल कर वहां से भाग सकती है। या अगर कोई बंदा अंदर फंसा हुआ है जो अरेस्ट करने गया था लेकिन वो खुद ही फंस गया अंदर, तो उसको भी वहां से निकाल सकती है, तो लिबरेशन पावर जिसे कहा जाता है। इसकी थोड़ी बे रीडिंग कर लेते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर or other person authorized to make an arrest make break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate यानी आजाद करना, to liberate himself, खुद को भी बचा सकता है, निकल सकता है वहां से दरवाजों को तोड़ करके, or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained there यानी वो जो बंदा अरेस्ट करने गया था वो खुद ही अंदर फंसा हुआ है, तो उसको भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है कि पुलिस किस किस को लिबरेट कर सकती है, तो खुद को भी लिबरेट कर सकती है, या अगर कोई दूसरा बंदा पुलिस ऑफिसर है या कोई प्राइवेट पर्सन अंदर अरेस्ट अंदर